हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का 28 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। माइंडलेस वायलेंस इसका टाइटल है। अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आपको मिल गई होगी अभी तक। नक्सलवादियों ने, मायूस लोगों ने एक कायरतापूर्ण हमले में, एक कावर्डली अटैक में 10 पुलिस वालों की जान ले ली थी कल दोपहर में, और इसी चीज़ पे ये आर्टिकल को लिखा गया है। सरकार की कहाँ कमी रह जाती है इन लोगों से निपटने में, और आगे सरकार के क्या क्या ऑप्शंस हैं मायूस थ्रेट्स को डील विद करने में, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। हर तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। हर एस्पेक्ट को हमने कवर किया है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। मन से आर्टिकल को पढ़ो और हर चीज़ को क्वेश्चंस पे अप्लाई करो। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू कर। कह रहे जी माइंडलेस वायलेंस। वायलेंस तो आप जानते ही हैं, हिंसा, मार कुटाई। और माइंडलेस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बिना माइंड के की जा रही हो। इसको आप अंधाधुन भी बोल सकते हैं। अंधाधुन वही चीज़ होती है जिसको आप बिना सोचे समझे करते हैं। कह रहे जी अंधाधुन वायलेंस की जा रही है इन माइस लोगों के द्वारा, इन कायर नक्सलियों के द्वारा। आगे वही बात कर रहा है ऑन द थ्रेट माइस्ट स्टिल पोज। बात कर रहे हैं उस थ्रेट की, उस चुनौती को जिसको ये माइस्ट, जिसको ये नक्सली आज भी पोज करते हैं, आज भी आपके सामने खड़ा करते हैं। थ्रेट का मतलब आप जानते हैं ना, चुनौती। और पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना। पोज वर्ड के बारे में आपको स्पेशली मैंने कई बार बताया है। ऐसा नहीं है हाथ खड़ा करने के लिए, पाँव खड़ा करने के लिए आपने पोज वर्ड को यूज़ कर लिया। पोज वर्ड ऐसी चीज़ों को खड़ा करने के लिए लगाया जाता है जो एक तो नेगेटिव है और दूसरी फिजिकल नहीं है। जैसे कि सवाल खड़ा करना नेगेटिव चीज़ है ना, डाउट खड़ा करना, थ्रेट खड़ी करना, डेंजर खड़ा करना। इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को जो फिजिकल नहीं है उनको खड़ा करने के लिए, पैदा करने के लिए पोज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोज टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, है ना। सही वर्ड को सही जगह यूज़ करना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द माइस्ट अटैक इन साउथ बस्तर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स पोटेंसी। कह रहे नक्सलवादियों का जो अटैक हुआ है, इन कायर नक्सलियों का जो हमला हुआ है, और कहाँ पे? साउथ बस्तर में, बस्तर के साउथ रीजन में। कह रहे ये हमला है जो है ना, ये रिफ्लेक्टिव है। देखिए रिफ्लेक्टिव होने का मतलब परछाई जैसा होना, किसी चीज़ का इंडिकेशन होना। रिफ्लेक्शन क्या होती है? आपकी परछाई होती है। रिफ्लेक्शन से ही हमने रिफ्लेक्टिव नाम का एडजेक्टिव बनाया हुआ है। तो कह रहे हैं जी ये परछाई की तरह है, ये इंडिकेशन की तरह है। और किसकी? इस ग्रुप की, पोटेंसी की, माओइस्ट नक्सलियों की ताकत की। पोटेंसी होती है आपकी पावर, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी डोमिनेंस, है ना। तो ये लोग आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस हमले को देख करके साफ साफ पता लगता है। समझ में आ गया सेंटेंस? बिल्कुल ही सिंपल सा सेंटेंस है। अटैक आपका सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है। ये रिफ्लेक्टिव एडजेक्टिव बता रहा है कौन सी चीज़ किसकी परछाई या इंडिकेशन जैसे ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोटेंसी वर्ड को नोट कर लेना। जो चीज़ जितनी पोटेंट होगी वो उतनी ही एफिशिएंट होगी, उतनी ही पावरफुल होगी। अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देते हैं। हैवी वोकैब है आज के आर्टिकल में, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। लाइक्स और शेयर्स दे दिया करो। आजकल मैं आपको बोल भी रहा हूँ, जब मैं नहीं बोलता हूँ तो आप नहीं देते हो, है ना। चलो ज़रूर से लाइक और शेयर दिया करो क्लास को, ताकि ये क्लास दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और उसी के साथ में टेक्स्ट बुक की मेगा सेल एक्टिव हो चुकी है 27 से 30 अप्रैल के बीच में। 1 साल नहीं बल्कि 2 साल का आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है 224 रुपयों में। 1 साल का प्राइस है, 2 साल का पास है। एडिशनल डिस्काउंट का, एडिशनल वैलिडिटी का फ़ायदा ज़रूर से लें। लगभग 70,000 मॉक टेस्ट इस सिंगल पास में आपको मिल जाते हैं। सभी एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि आपको हर वैरायटी का मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ ही मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। आपके एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट को भी अपडेट करके आपको दिया जाता है। पास का फ़ायदा लेने के लिए मॉक टेस्ट का आप कमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक मिलेगा आपको 2 ईयर पास का। 1 ईयर पास है लेकिन 2 ईयर पास इसका नाम हो गया अभी, है ना। 236 आपको प्राइस दिखाएगा। इस प्राइस पे डिस्काउंट ले लेना, कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे आपका 1 ईयर पास 2 ईयर पास में बदल जाएगा और प्राइस हो जाएगा आपका घट के 224 रुपये। पास का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। अगर आपको पास की नीड है देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द पास। चलो जी अपनी वोकैब शीट है, कुछ 5 या 7 वर्ड्स हैं अपने पास, जल्दी से इनको देख लेते हैं। हिंटरलैंड, बहुत दिन बाद आया है वर्ड।
अच्छे से सबको आता होगा जो क्लास ले रहे हैं रेगुलर। हिंटरलैंड होता है जी बिल्कुल रिमोट प्लेस, ऐसी जगह ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बस्ती बना के रह रहे हैं, या फिर गांव का भी कुछ ऐसा इलाका जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है ना, जो शहर से अच्छे से जुड़ा नहीं हुआ। अ रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड एरिया और कंट्री साइड इज कॉल्ड हिंटरलैंड। देखिए आज ये वर्ड तो आर्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन रिमोट एरिया नाम से आपको एक फ्रेज मिलेगा। तो वो जो रिमोट एरिया है ना, उसके लिए हिंटरलैंड नाम का वन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वन वर्ड मैंने आपको आज रिवाइज करवा दिया, ठीक है, वैसे क्लास में नहीं आने वाला है। द सेकेंड वेव ऑफ कोविड पेनिट्रेटेड इवन द रूरल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। कोविड की दूसरी लहर ने पेनिट्रेट कर दिया, भेद दिया, अंदर घुस गई। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर घुस जाना। तो ये अंदर घुस गई यहाँ तक कि गांवों के हिंटरलैंड्स में, रूरल कंट्री साइड में, रिमोट एरियाज़ में हमारे देश के। तो जंगलों में भी लोगों को कोविड होने लगा था सेकेंड वेव के अंदर। फार फ्लंग एरिया भी इसको बोलते हैं, विल्डरनेस भी बोलते हैं, बैक वुड्स भी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। डिलीजेंस। देखिए डिलीजेंस वो चीज़ है जो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ, और यही है सफलता की कुंजी। अगर आपसे कोई ज़िंदगी में आपको कभी रियलाइजेशन होगा ना कि सफलता क्या होती है, और आपसे कोई पूछेगा आज से 20-30 साल बाद, तो आप बोलोगे डिलीजेंस। तो ये मानी हुई बात है। डिलीजेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, तब तक मेहनत जब तक आपको अपना जो है लक्ष्य ना मिल जाए, है ना, उसको बोलते हैं डिलीजेंस। और जो आदमी डिलीजेंस पे चलता है, जो आदमी अपने फ़र्ज को अदा करता है मेहनत करने के, उस आदमी को बोलते हैं डिलीजेंट। बात आ गई समझ में। डिलीजेंस तो आपका हार्डवर्क है, एक नाउन है। डिलीजेंस एक एडजेक्टिव है, ऐसा आदमी जो बड़ा ही सिंसियरली हार्डवर्क करता हो। इसको इंडस्ट्रियसनेस या परसिवरेंस भी बोलते हैं। परसिवरेंस एक एडवांस सिनोनिम है इस वर्ड का, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा। परसिवरेंस है आपकी लगातार चलते रहने की, मेहनत करने की क्वालिटी। हर डिलीजेंस हैज़ अर्न हर अ सॉलिड करियर। उसकी कंसिस्टेंट हार्डवर्क ने, डिलीजेंस ने उसको एक सॉलिड करियर अर्न करवा के दिया है, उसको एक मजबूत सा करियर बना के दिया है ना, अर्न करवा के दिया है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़े। परसिवरेंस वर्ड को देख लेना। नेक्स्ट वर्ड अपना एलिनेट। ये वर्ड बना है एलियन से। एलियन कौन होता है? जो मंगल ग्रह से आए, बुध ग्रह से आए, वही होते हैं ना, जो अपनी गैलेक्सी के बाहर के हों, जो अपने प्लैनेट के ना हों। लेकिन एलियन वर्ड को आपको थोड़ी हैरानी होगी सुन के, हर उस इंसान के लिए और उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिससे आप फैमिलियर नहीं है। जैसे मैंने आपको एक ऐसा स्मार्टफोन ला करके दिया जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी वाली वीडियोस देख रहे हैं, जो स्मार्टफोन्स आपने आज तक नहीं देखे हैं, तो वो स्मार्टफोन आपके लिए एक एलियन इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ रहे हो मेरी बात? डिश वॉशर आपने नहीं देखा होगा ना, जो बर्तन धोता है, तो डिश वॉशर आपके लिए एक एलियन पीस ऑफ इक्विपमेंट है। कोई ऐसा आदमी जो बाहर से आ जाए, अफ्रीका से, अमेरिका से, जिसको आप पहली बार मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक एलियन इंडिविजुअल है। तो एलियन वर्ड को सिर्फ उससे मत जोड़ना, हर अनफेमिलियर चीज़ से जोड़ा जाता है। अब इतनी बात समझ गए तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया। एलिनेट करने का मतलब होता है किसी आदमी को अनफेमिलियर बना देना, किसी इंसान को अपने से दूर कर देना। अभी तक तो वो जाना पहचाना था, लेकिन आज से आपका वो एलियन हो गया। टू मेक समवन योर ओपोनेंट। चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनेट टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। डिसएग्रीमेंट्स जो हैं, आपसी मतभेद जो हैं, एलिनेट कर सकते हैं, दूरी ला सकते हैं टीनेजर्स को, छोटे बच्चों को, अपने परिवारों से। आई बात समझ में? परिवार उन्हीं का ही है, लेकिन परिवारों को ही वो एलियन समझने लगते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। एलियनेट को स्ट्रेंज या डिसअफेक्ट करना भी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्पाउस करना, किसी आदमी को या किसी आइडिया को अपना लेना, है ना, स्पाउस करना। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रीब्यूटिव। देखिए रेट्रीब्यूटिव जो वर्ड है ना, ये वर्ड बना रेट्रीब्यूशन नाम के नाउन से, और रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला या बदले की भावना। रेट्रीब्यूटिव हो गया बदले से भरा हुआ, रिवेंजफुल, विंडिक्टिव या स्पाइटफुल, ऐसी चीज़ जिसमें बदला भरा हुआ है। जैसे आपने मुझे कुछ ऐसा बोला, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें आपको बहुत गुस्सा था और आपने अपना गुस्सा मुझ पे उतार दिया, तो मैं बोल सकता हूँ दैट स्टेटमेंट इज रेट्रीब्यूटिव बाय नेचर। आपकी वो स्टेटमेंट रेट्रीब्यूटिव थी, रिवेंजफुल थी। टाइगर्स आर रेट्रीब्यूटिव बाय नेचर। टाइगर्स जो होते हैं, चीते या बाघ जो होते हैं, वो अपने नेचर के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से बदले से भरे होते हैं। अगर आपने उसको कुछ किया है ना, तो बदला आपसे ज़रूर लेगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। मेरे ख्याल से ये वर्ड को समझाने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड मतलब पकड़, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। हर वो एरिया, हर वो डोमेन जहाँ पे आपकी मजबूत पकड़ है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है कंप्यूटर्स,
है ना, या कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी भी आदमी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वो होगा जहाँ पे वो अच्छा होता है ना, डिफेंसिव बेस या एरिया ऑफ डोमिनेंस। रशिया हैज़ सो फार रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द यूक्रेनियन आर्मी। रशिया अभी तक रहा है अनसक्सेसफुल यानी नाकामयाब कब्जा लेने में, सीज करने में कंट्रोल को यूक्रेनियन आर्मी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को। तो जहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी की सबसे ज़्यादा पकड़ है ना, वहाँ पे रशिया अभी तक नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पे अभी तक सीज कंट्रोल नहीं कर पाया एरिया का। अब देखो, जहाँ पे आपका डोमिनेंस होगा वही आपका किला है, आपका गढ़ है, और गढ़ या किले को सीटाडेल, फोर्ट्रेस या बेसिन भी बोलते हैं। मैं रटने को नहीं बोल रहा हूँ, वर्ड्स बार बार आर्टिकल में आते हैं तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, रीडिंग करो रोज, ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना, सेकंड लास्ट, कोहेरेंट, नया वर्ड है। देखिए, कोहेरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो लॉजिकली मेक सेंस करे। मैं आपको एक कहानी बताऊं, शुरू से लास्ट तक बताऊं, हर चीज़ अपने सीक्वेंस में हो, तो वो कहानी कोहेरेंट है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊं जिसमें चीज़ें आपको बीच बीच में से छोड़ छोड़ के बताऊं, तो आप बोलोगे यार, ये आपकी कहानी तो इनकोहेरेंट है ना। इसका एंटोनिम होता है इनकोहेरेंट, जिसमें चीज़ें लॉजिकल सेंस में ना हो। यूज़ करके दिखा देता हूँ। द टेस्टिमनी गिवन बाय द विटनेसेस वॉज नॉट कोहेरेंट। जो टेस्टिमनी थी, जो गवाही थी, जो विटनेस थी, विटनेसेस ने जो दी थी, गवाहों ने जो दी थी, वो कोहेरेंट नहीं थी, वो कंसिस्टेंट नहीं थी, लॉजिकली नहीं थी अपने ऑर्डर के हिसाब से। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो सभी गवाहों की स्टोरी आपस में मैच नहीं कर रही थी, कोहेरेंट नहीं थी। चलिए, कंसिस्टेंट और लॉजिकल इसके सिनोनिम्स हैं। आज कोहेरेंट वर्ड का एंटोनिम आर्टिकल में देखेंगे, और इसका एंटोनिम होता है इनकोहेरेंट। चलिए, लास्ट वर्ड है सेल्वो। सेल्वो का मतलब होता है पूरी ताकत से हमला, एन ऑल आउट अटैक। जब आप अपने एनिमी पे करते हो ना, अपनी मिसाइल्स, अपने टैंक्स, अपनी इन्फेंट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ लगा देते हो, तो उसको बोलते हैं सेल्वो। सेल्वो, वॉली, बैरेज, फुसिलेट और क्रॉस फायर सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फायर क्रॉस हो रही है, एक इधर उधर से गोलियां जो हैं एक दूसरे के पड़ रही हैं। द मिनिस्टर स्टेटमेंट इन्वाइटेड अ सेल्वो ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नलिस्ट प्रेजेंट। मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने इनवाइट किया एक ऑल आउट अटैक को, जो था सवालों का, उन पत्रकारों से जो उसके सामने प्रेजेंट थे, जो वहाँ पे बैठे थे। चलिए, 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी बहुत सीधी सी है। नक्सली, माओवादी, जो आप इनको बोलें, इनके अटैक्स बड़े फ्रीक्वेंट हैं इंडिया में, और आप जानते हैं ये बड़ी समस्या है इंडिया की। और इसी समस्या ने, इन कायरों ने कल फिर से 10 पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में बॉम्ब से उड़ा दिया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये गलती है सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और रीज़न क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नक्सलियों को पिछले 2-3 सालों में बड़ा हल्के में ले लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगा है कि नक्सलियों को हमने काबू में पा लिया है, लेकिन काबू में तो आपने नहीं पाया। दूसरा, नक्सलियों को काबू पाने के चक्कर में आप रियल टास्क को भूल जाते हो। आपको वहाँ पे लोगों को काबू में लाना है, उनके दिलों को काबू में लाना है। जब आप दिलों को जीत लोगे ना ट्राइबल्स के, तो ये नक्सली कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको बता रहा है। अब तीसरी चीज़ सेंटर को ये सजेस्ट कर रहा है, जो होना था वो गया हो। अब ऐसा ना हो कोई माइंडलेस वायलेंस वाला काम आप भी करने लगो। इन नक्सलियों की धड़ पकड़ करने मत लग जाना बदले की भावना के साथ। कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई निर्दोष गांव वाले मारे जाएं। जो भी करना है स्ट्रेटजी बना करके करो। 2, 3, 4, 5, 10, 15 दिन, जितने दिन आपको चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी अटैक आम आदमी की जान लेने वाला आपको नहीं करना है। तो आज इसकी टोन है, पहली तो अपोलोजेटिक। जब भी किसी चीज़ पे खेद जताया जाता है, किसी घटना पे, तो अपोलोजेटिक टोन होती है, और आज के आर्टिकल में आप देखेंगे खेद जताते हुए। और दूसरी है सजेस्टिव, सरकार को सजेस्ट कर रहा है सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलिए, कह रहा है लेस देन 2 years ago the Union Home Minister Amit Shah had told leaders and representatives of various states that the influence of Maoist had reduced from 96 districts in 10 states in 2010 to just 41 by late 2021। सबसे पहले आपको बता रहा है कि गलती कहाँ थी सरकार की, वहीं से गलती से शुरू कर रहा है। कह रहा है जी 2 साल से भी कम पहले, मतलब लेस देन 2 years ago, 24 महीने अभी हुए नहीं है। हुआ क्या? जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे, जो गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार के, जिनका नाम है अमित शाह, कह रहे जी ये बता चुके थे लीडर्स को और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस स्टेट्स को, सभी नेताओं को और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को। क्या बता चुके थे भाई? वो ये बता चुके थे दैट कि जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, जो पोटेंसी है या जो पावर है इन नक्सलियों की, इन मायूस लोगों की, ये कम हो चुकी थी, रिड्यूस हो चुकी थी
और कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 96 डिस्ट्रिक्ट इन 10 स्टेट्स इन 2010। तो 2010 में 10 राज्यों में 96 जिलों से और कहाँ तक रिड्यूस हुई है? अब टू लगा के बताएगा। ये रिड्यूस हुई है जी महज 41 जिलों तक बाय 2021 के वक्त तक। तो ये बताया अमित शाह ने सभी को कि 2010 से 2021 के बीच में 11 सालों में नक्सलवादियों का जो प्रभाव है, जो 10 जिलों में 96 जिलों में हुआ करता था 10 राज्यों के, अब वो प्रभाव कम होकर के सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट तक रह गया है 11 साल बाद 2021 में। सिंपल सेंटेंस। अमित शाह आपके सब्जेक्ट हैं। हैड टोल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में इनकी वर्ब है। इन्फ्लुएंस की वर्ब है हैड रिड्यूस्ड। चलो और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। रिप्रेजेंटेटिव आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि या नुमाइंदा, है ना, किसी का कॉन्वॉय या स्पोक्स पर्सन। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे जी क्लोज ऑब्जर्वर्स ऑफ द माओइस्ट इंसर्जेंसी हैड वांट दैट डिस्पाइट द माओइस्ट डिक्लाइन दे वर स्टिल एक्टिव इन साउथ बस्तर। कह रहे जी जो क्लोज ऑब्जर्वर्स थे, ऐसे लोग जो नज़दीकी से इस पूरे मामले को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। और किस मामले को भाई? माओइस्ट इंसर्जेंसी को, इन माओवादियों की बगावत को। इंसर्जेंसी, म्यूटनी, रिवोल्ट, रिबेलियन, सबका मतलब होता है जी बगावत। कह रहे जी माओवादियों की, नक्सलियों की बगावत को अच्छे से जानने वाले जो जानकार थे, जो क्लोज ऑब्जर्वर्स थे, कह रहे वो अमित शाह को पहले ही वार्न कर चुके थे, पहले ही उसको समझा चुके थे। क्या ये कि बावजूद या डिस्पाइट माइस्ट के डिक्लाइन के, नक्सलवादियों के पतन के, कह रहे बावजूद इनके धीमे पड़ जाने के, गिर जाने के, वो फिर भी अभी भी एक्टिव थे साउथ बस्तर के रीजन के अंदर। अब ये बताएगा साउथ बस्तर कहाँ है। कह रहे जी साउथ बस्तर द आंध्रा ओडिशा बॉर्डर और इन सम डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड। कह रहे साउथ बस्तर हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा स्टेट के बॉर्डर को, या फिर इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं झारखंड के। तो इन दोनों का बॉर्डर है और जहाँ पे झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं उसको बोलते हैं साउथ बस्तर। सिंपल सेंटेंस है, दिक्कत तो मेरे ख्याल कोई नहीं होगी। क्लोज ऑब्जर्वर मतलब नज़दीक से देखने वाले जानकार। इनकी वर्ब है हैड वांट। दे की वर्ब है वर। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। इंसर्जेंसी बगावत, म्यूटनी, रिवोल्ट, है ना, सभी के सभी आपकी क्रांति या बगावत जो आप करते हैं ना, उसकी जो है बात करते हैं। अब देखो दो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, एक अभी करवाऊंगा, एक फिर फ्लो बनेगा ना उसके बाद करवाऊंगा। पहले सिंपल वाला देख लो। हैड वांट, देखो यहाँ भी लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। और हैड टोल्ड, हैड रिड्यूस्ड, बार बार पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों लगाया जा रहा है भाई? सीधे ही वांट लिख देते, हैड को हटा के, रिड्यूस लिख देते, टोल्ड लिख देते, V2 भी तो लग सकती थी ना। तो V2 ना लगा के V3 प्लस में हैड लगाया जाता है जब आपको पास्ट का भी पास्ट चाहिए हो। अब ये क्या होता है? देखो टेक्निकल लैंग्वेज मत जाना, ये किताबों में लिखी हुई बात होती है पास्ट का पास्ट, इसको प्रैक्टिकली समझो। द हाउस वॉज रेनोवेटेड बिफोर द बिल्डर हैड सॉल्ड इट। हाउस को रेनोवेट किया गया, पैसिव वॉइस लगा के घर को, समझ गए ना, मरम्मत की गई उसकी। और किसके पहले? इससे पहले कि बिल्डर उसको बेचता, बिल्डर ने उसको बेचा, बिल्डर हैड सॉल्ड इट। मुझे ये बताओ ये दोनों एक्शन में से कौन सा एक्शन प्रेजेंट का है? दोनों ही पास्ट के भाई। बिल्डर ने बेचा तो पास्ट में बेचा, हाउस को रेनोवेट किया गया, मरम्मत की गई, तो वो भी पास्ट में हुई। जब भी दो एक्शन आपको पास्ट में मिल जाएं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। समझ गए मेरी बात? एक सेंटेंस में दो एक्शन अगर पास्ट के मिल जाएं तो ये कॉन्सेप्ट आपको फटाफट अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई होगा? आपको ये देखना है दोनों एक्शन जो पास्ट में हुए हैं उनमें से पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। अब पहले बिल्डर ने घर को बेचा या फिर हाउस को रेनोवेट किया? भाई उसने पहले बेच दिया फिर उसको घर को मरम्मत की, या मरम्मत करके घर को बेचा? मैं तो यही बोल रहा हूँ, हाउस को मरम्मत किया गया और किसके पहले? बिफोर, इससे पहले कि बिल्डर उसको बेचता। तो पहले घर को मरम्मत, फिर बिल्डर का घर को बेचना। तो जब भी आपको दो एक्शन पास्ट के मिले, आपने डिसाइड कर लिया कि पहले कौन सा एक्शन, बाद में कौन सा एक्शन। तो जो पहले एक्शन हुआ है ना, जो टाइम में पहले हुआ है, जो पास्ट का भी पास्ट है, उसको यूज़ करें पास्ट परफेक्ट में। तो अगर घर पहले रिनोवेट हुआ था तो मुझे वॉज रिनोवेटेड की जगह क्या करना चाहिए सर? पता है ना आपको टेंसेस, हैड बीन रिनोवेटेड। स्टेटिव टेंस लगा रहा हूँ मैं,
पास्ट परफेक्ट हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो घर को बेच दिया गया था इससे पहले कि बिल्डर उसको, घर को रिनोवेट कर दिया गया था इससे पहले बिल्डर उसको बेचता। और जो दूसरा एक्शन हो जो पास्ट में बाद में हुआ हो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से बताया जाता है। यहाँ पे हैड सोल्ड को निकाल दो, सॉल्ड इट। समझ गए फॉर्मूला? चलो एक सेंटेंस और बनाए। द थीफ हैड एडमिटेड दैट ही स्टोल द ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस। थीफ ने मान लिया, चोर ने एडमिट कर लिया कि उसी ने ज्वेलरी को चुराया था घर से। दोनों काम पास्ट में हुए हैं भाई। चोर ने माना पास्ट में, चोर ने चुराया पास्ट में। पहले कौन सा काम हुआ? पहले चुराया होगा ना, फिर ही मानेगा। तो जो काम पहले किया था चुराने का, क्या चुराने का? ज्वेलरी चुराने का। तो उस काम को आप लिखें पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड स्टॉलन। थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, ही हैड स्टॉलन। और जो बाद में हुआ है ना सर, इसको पास्ट परफेक्ट में मत लिखो, इसको लिखो पास्ट इंडेफिनिट में। द थीफ एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस। अब ये तीसरा वाला खुद करोगे आप, सब लोग करके कमेंट्स में आंसर डालो। मैनी पीपल हैड लेफ्ट द सिटी आफ्टर द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर होम्स। बहुत सारे लोगों ने सिटी को छोड़ दिया था जब चक्रवात ने, साइक्लोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उनके घरों को। दोनों पास्ट के हैं, पहले वाला एक्शन निकालो उसको पास्ट परफेक्ट में रखो, बाद वाला जो पास्ट का एक्शन है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखो और सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालो। देखो मेरे को तो आता है, करना आपको है ना? कमेंट्स में डालो, देखते हैं वहाँ। चलो तो इस केस में भी अमित शाह ने पहले ही वार्न कर दिया था, सॉरी क्लोज ऑब्जर्वर्स ने पहले ही वार्न कर दिया था, और ये बात उन्होंने बाद में बताई कि वो एक्टिव है। वार्न पहले किया और फिर वार्न करने के बाद में बताया कि आज भी वो एक्टिव हैं बस्तर एरिया में। तो बाद वाले एक्ट को वर लगा के और पहले वाले एक्ट को हैड वार्न लगा के बताया गया। चलो कह रहे द किलिंग ऑन वेंसडे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू गार्ड टीम ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस इन अ पावरफुल आईडी ब्लास्ट फॉलोड बाय गन फायर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द थ्रेट स्टिल पोज्ड बाय माइस्ट इन द साउथ बस्तर रीजन। कह रहे जो किलिंग है, जो हत्या है, वेंसडे को यानी बुधवार को एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम की। ये क्या होता है? पुलिस की वो वाली टुकड़ी जो रिजर्व गार्ड बन के रहती है, बंदूक हथियार के साथ तैयार रहती है जब भी जाब्ता चाहिए हो। इनकी कहीं ड्यूटी नहीं लगती, मतलब लगती है, इनकी ड्यूटी फिक्स प्लेसेस पे लगती है, जहाँ पे कुछ दंगा हो गया हो, है ना, कोई हॉलीडे स्पॉट हो, वहाँ पे लगाते हैं इनको। तो कह रहे पुलिस की रिजर्व गार्ड की टीम जो थी ना, इनकी जो किलिंग है, इनकी जो हत्या है, और ये थी छत्तीसगढ़ पुलिस की। कह रहा है ये जो हुई एक पावरफुल आईडी ब्लास्ट में, एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट में। आईडी क्या होता है अभी आपको बता देंगे। और कह रहे ये बिल्कुल फॉलोड बाय हुई है, इसके बिल्कुल बाद में आया है गन फायर। पहले बम बजा फिर बाद में गोलियां चली। कह रहे ये जो किलिंग है ना, ये रिफ्लेक्टिव है, ये निशानी है, ये रिफ्लेक्शन है उस थ्रेट का, उस चुनौती का जो आज भी खड़ी की जाती है, पोज की जाती है नक्सलियों के द्वारा, माइस के द्वारा, साउथ बस्तर रीजन में, यानी कि झारखंड के 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर पे बसे हुए हैं। आगे बात समझ में? किलिंग आपका सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। किलिंग इज रिफ्लेक्टिव ऑफ। प्रेपोजिशन का ध्यान दिया करो, ये ऑफ ऊपर भी आया है, यहाँ भी आया, रिफ्लेक्टिव के बाद में ऑफ ही लगता है ना। चलो पोज्ड आपको मैंने बता दिया था, रिस्क, डाउट, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, डेंजर, हमेशा नेगेटिव चीज़ें जो फिजिकल नहीं होती हैं उनको खड़ा करने को, उनको पैदा करने के लिए पोज नाम की वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आईडी ब्लास्ट क्या होता है? देखिए आईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये आईडी ब्लास्ट जो है ना, कोई ग्रेनेड से नहीं होते, ये कुछ घर से ही कुछ बॉम्ब सा बना देते हैं। इम्प्रोवाइज्ड होता है ये, जुगाड़ वाला। तो ये जुगाड़ू बॉम्ब होते हैं ना, उनको बोलते हैं आईडी ब्लास्ट, जिसमें किसी ट्रेडिशनल बॉम्ब ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं किया गया, घर से ही कुछ जुगाड़ करके बॉम्ब बनाया गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने शायद लिखी होगी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। चलिए आगे करें। द फैक्ट दैट दीज 10 personnel were returning from a counter-insurgency operation that they had conducted after a tip-off indicates that the Maoist attacks could have been a trap and points to a possible intelligence failure। कह रहा है जी ये बात की, ये फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट वो ये कि ये जो 10 पुलिस वाले थे, जो 10 पर्सनल थे, 10 कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे पुलिस के, कह रहा है जी ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये रिटर्न कर रहे थे, वापस लौट रहे थे। और कहाँ से? एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से, एक ऐसे मिशन ऑपरेशन से जो इंसर्जेंसी के, बगावत के काउंटर में था, जो इन्हीं नक्सलवादियों को धड़ पकड़ने का था। और कह रहे हैं वो ऑपरेशन जिसको उन्होंने कंडक्ट किया था, जिस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया था, और किसके बाद में? एक टिप ऑफ के बाद में, एक छोटी सी अलर्ट के बाद में। टिप ऑफ क्या होता है? कहीं से टिप मिल जाती है ना,
कि भाई वहाँ पे 20 नक्सलवादी खड़े हैं, तो पुलिस वाले पहुँच जाते हैं वहाँ उनको पकड़ने, अरेस्ट करने। तो भाई बात ये है कि ये पुलिस वाले जो है एक टिप ऑफ के ऊपर एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे। कह रहे ये जो बात है ना, ये बात ही अपने आप में इंडिकेट करती है इस चीज़ को, ये दिखाती है इस चीज़ को, दैट वो ये कि ये माइस का टैक्स था ना, ये हो सकता था एक ट्रैप, ये हो सकता था एक जाल। और ये पॉइंट भी करता है फैक्ट जो है इस चीज़ की तरफ कि एक पॉसिबल इंटेलिजेंस फेलियर भी हो सकता है, सुरक्षा कर्मियों के इंटेलिजेंस की एक नाकामयाबी भी हो सकती है। हो सकता है इनको जानबूझ करके झूठी टिप ऑफ दी गई हो, उसी बहाने इनको बुलाया गया हो बाहर, है ना, ये जंगल में गए हों, इनको लगा हो हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, फिर ये वापस आ रहे हों, वहाँ पे इनके ऊपर बम फोड़ दिए। तो देख करके ये लगता है कि पुलिस वालों को पागल बना करके उनके ऊपर हमला किया गया है। फैक्ट की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है इंडिकेट्स, दूसरी वर्ब है पॉइंट्स। दिस फैक्ट इंडिकेट्स एंड दिस फैक्ट पॉइंट्स। दीज पर्सनल या दीज 10 पर्सनल, इनकी वर्ब है वर रिटर्निंग। दे की वर्ब है हैड कंडक्टेड, दे आया है इन पर्सनल के लिए, इन स्टाफ कर्मियों के लिए, पुलिस वालों के लिए। अटैक्स की वर्ब है कुड हैव बीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैप आप जानते ही हैं, एक जाल, है ना, जाल। कह जी विद द माइस्ट नोन टू रैम्प अप अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून सीजन, द किलिंग सजेस्ट अ फेलियर इन एंटिसिपेटिंग सच एन अटैक। कह रहा जी इस चीज़ के साथ ही विद, और किस चीज़ के साथ, इन नक्सलवादियों के नोन होने के साथ ही, जाने जाने के साथ ही, और किस चीज़ को, ये रैंप अप करते हैं, ये बढ़ाते हैं, लेवल अप करते हैं, अपग्रेड करते हैं, और किसको, अपने हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सुरक्षा कर्मियों पे। और किससे पहले, जब भी ऑनसेट आने वाला होता है, जब भी आगाज़ होने वाला होता है, बिगनिंग होने वाली होती है मानसून सीजन की। कह रहे जी इस फैक्ट के जग जाहिर होने के साथ ही कि बरसात आने के 1-2 महीने पहले ये अपने अटैक्स को बढ़ा देते हैं, हर साल बढ़ाते आ रहे हैं पिछले 20-30 सालों से। कह रहे इस चीज़ को जानने के साथ ही हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो हत्याएं हैं ये यही सजेस्ट करती हैं कि एक फेलियर रहा एंटिसिपेट करने में, एक्सपेक्ट करने में ऐसे एक अटैक को, ऐसे एक हमले को। तो जब आपको पता ही हर साल करते हैं इस महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। आपकी इंटेलिजेंस का ये फेलियर है, कहने का मतलब ये। चलो, किलिंग्स की वर्ब है सजेस्ट, एंटिसिपेट करना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, है ना, किसी चीज़ की आशा करना। अच्छा, ऑनसेट आपको पता है किसी चीज़ की बिगिनिंग या शुरुआत के लिए यूज़ किया जाता है, खास करके नेगेटिव चीज़ों की या इंटेंस चीज़ों की शुरुआत के लिए। भाई मानसून आएगा, खूब बारिश होगी, है ना, तो यहाँ पे ऑनसेट ऑफ जो है मानसून लिखा गया है। रैंप अप करना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना, स्केल अप करना या लेवल अप करना, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं, सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स एक दूसरे की। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, प्लग सिक्योरिटी लूप होल्स, फाइंड आउट द माइस्ट कार्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक एंड टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। कह रहे जी ये इनकम्बेंट अपॉन है। देखो, इनकम्बेंट ऑन या अपॉन आपको बहुत बार करवा दिया है। जब भी इनकम्बेंट के बाद में ऑन अपॉन लग जाए तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है। तो कह रहे जी ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन है, सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे पूरे इंसिडेंट को, इसकी जांच करे और प्लग करे सिक्योरिटी के लूप होल्स को। लूप होल का मतलब होता है डिफेक्ट, गैप, कमियां, डेफिशिएंसीज, और प्लग करने का मतलब होता है पूरा करना या सेटिस्फाई करना, किसी चीज़ में से गैप्स को दूर करना। तो सरकार भी जो है ना, प्लग द लूप होल्स करे, अपने सुरक्षा के जो भी सिस्टम है, जो भी उसमें खामियां हैं उनको दूर करे और ढूंढे, फाइंड आउट करे माइस्ट के कौन सा कार्डर, इनका कौन सा ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल था इस अटैक के लिए, और फिर उनको जस्टिस तक लेकर के आए, उनको कोर्ट तक घसीट करके सज़ा दिलवाए। आगे बात समझ में, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट, ये सब सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं। चारों काम सरकार जो है बताए गए हैं सरकार के। लूप होल देख लिया आपने, कमियां, प्लग द लूप होल एक फ्रेज होता है, कमियों को दूर करना, है ना। कार्डर मतलब ग्रुप, या कार्डर क्या होता है, एक लोअर कार्डर, एक अपर कार्डर, एक मिडिल कार्डर, हर कार्डर में कुछ लोग होते हैं, है ना। ये एक जत्था होता है, ऐसा समझ लो, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बराबर के लेवल के होते हैं, है ना, कार्डर। कह रहा है बट इट इज़ अ टास्क दैट इज़ ईजियर सेड देन डन एज दिस इज टफ टेरेन इन अ रीजन विच कुड बी द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द माओइस्ट। कह रहे जी पर ये काम बड़ा मुश्किल है, इट इज़ ए टास्क। कह रहे ऐसा काम है जो ईजियर सेड देन डन है। देखो, ईजियर मतलब आसानी से, सेड मतलब कह दिया गया, देन मतलब बजाय, डन मतलब कर दिया गया।
तो ये काम जो है ना, कहना आसान है करना मुश्किल है। ईजियर सेड देन डन है। कहने को तो कोई भी बोल देगा सरकार को ये करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, सरकार करे कैसे? तो कह रहा है ये काम बड़ा मुश्किल सा ही है, कहने को आसान है, क्योंकि ये पूरा टेरेन ही बड़ा टफ है, ये पूरा एरिया ही अपने आप में, ये पूरा जोन ही बड़ा मुश्किल है, आप यहाँ पे घूम नहीं सकते। और कह रहा है ऐसे एक रीजन में जो हो सकता है सबसे आखिरी गढ़, सबसे आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, सिटाडेल, फोर्ट्रेस इन नक्सलवादियों का, इन माओइस्ट का। आगे बात समझ में? स्ट्रॉन्ग होल्ड वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपके ऐसा एरिया जहाँ पे होल्ड आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चलो, इट की वर्ब इज, दैट की वर्ब इज, ईजियर सेड देन डन एक इडियम है या एक फ्रेज है इंग्लिश में, कहना आसान करना मुश्किल है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको। दिस की वर्ब इज, टेरेन मतलब टेरिटरी, जोन, एरिया, है ना। इसके लिए एक एडवांस वर्ड यूज होता है स्वेद, लिख देता हूँ मैं, आज लिखना भूल गया आपके नोट्स में, ठीक है। स्वेद, SWATHE, ये नोट्स मैं ही बनाता हूँ, ये नोट्स मेरे ही बनाए हुए सारे के सारे, ठीक है। चलो, विच की वर्ब है कुड बी, विच आया रीजन के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये बताएगा सरकार ने क्या क्या काम करने चाहिए थे जो अभी तक कर नहीं पाई। कह रहा द इनेबिलिटी ऑफ द माइस्ट टू ग्रेजुएट बियॉन्ड अ वायलेंट गुरिल्ला बेस्ड मूवमेंट that utilizes the remote and inaccessible forested terrain of central India and home to tribal communities is largely because of their incoherent and outdated ideology। और लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहे हैं इनकी जो फेलियर है, जो इनएबिलिटी है, जो असक्षमता है, किन की भाई? इन नक्सलियों की। और क्या करने की? आगे बढ़ने की, ग्रेजुएट बियॉन्ड करने की और पार जाने की। ग्रेजुएट बियॉन्ड करना मतलब मैच्योर होकर के आगे बढ़ना किसी काम में। कह रहे जी इनके मैच्योर होकर आगे बढ़ने की जो इनेबिलिटी है ना, और किसके आगे बढ़ने की? वॉयलेंट गुरिल्ला बेस्ड मूवमेंट के। ये हमेशा यही काम करते हैं ना, हमला कर दिया, बम मार दिया, किसी को गोली से जो फायर कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। कह रहे वॉयलेंट मूवमेंट के आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसकी इनेबिलिटी का रीज़न क्या है? कह रहे ये वही मूवमेंट है जो यूटिलाइज करती है, जो फ़ायदा लेती है रिमोट और इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट ट्रेन का, फॉरेस्ट के उस हिस्से का, उस भूभाग का जो बिल्कुल रिमोट है, जो बिल्कुल हिंटरलैंड में है और जो इनएक्सेसिबल है, जिसके तक आप पहुंच नहीं सकते आसानी से। और कहाँ का? हमारे सेंट्रल इंडिया का। और कह रहा है वही एरिया जो होम टू है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, जो घर है हमारे आदिवासी जनजातियों का। कह रहा है ये इनेबिलिटी जो है ना, ये लार्जली इसीलिए है क्योंकि इनकी जो कोहेरेंट और आउटडेटेड जो है आइडियोलॉजी है, इनका जो विचारधारा है ना, जो आइडियोलॉजी है, वो आज बहुत पुरानी हो चुकी है और बिल्कुल भी कोहेरेंट नहीं है, इनकोहेरेंट है। आ रही बात समझ में? गलत आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, गलत विचारधारा पे चल रहे हैं, इसलिए आज भी बम मार रहे हैं, नहीं तो ये पार्लियामेंट में जाते, है ना, अपनी डेवलपमेंट पे कुछ काम करते। अब बताओ ये आइडियोलॉजी कौन सी है? कह रहा है जी आइडियोलॉजी वही है दैट हैज़ फाउंड फ्यू टेकर्स इवन अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ऑफ द कम्युनिटीज़। कह रहा है ये वही आइडियोलॉजी है जिसने पाया है बहुत ही कम ग्रहण करने वालों को, टेक करने वालों को, अडॉप्ट करने वालों को। यहाँ तक कि भारत की सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में, ऐसे समाजों में जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, बिल्कुल एकदम गरीब है ना, बिल्कुल उनके पास कोई संसाधन नहीं है। सेंटेंस समझ में आया आपको? कह रहा है जी इनकी इनेबिलिटी इस काम की, और काम है आगे बढ़ना मार काट से, और ये उस मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं जो यूटिलाइज करती है दूर दराज के इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट टेरेन को, जहाँ पे पुलिस, जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ ये छुप के मारते हैं। और कह रहे हैं वही एरिया जो आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का घर है, जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। कह रहे हैं इनकी इनएबिलिटी जो है ना, इन एरियाज़ में कारों की तरह छुप के गोलियाँ बरसाने के अलावा कुछ और ना करने की। कह रहा है वो इसीलिए है, ये इसीलिए इनेबिलिटी है क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी, इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, बड़ी इनकोहेरेंट और जो है आउटडेटेड है, बहुत पुरानी विचारधारा पे आज भी चल रहे हैं। और कह रहे वही विचारधारा है जिसको ये ट्राइबल लोग जो इनके आसपास रहते हैं, उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो इस विचारधारा पे चलने को तैयार होते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि गलती कर रहे हो आप, ये काम सही नहीं है। इनेबिलिटी की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है यूटिलाइजेस, दैट आया मूवमेंट के लिए, रिमोट, फार फ्लंग एरियाज, हिंटरलैंड्स, याद है ना, बैकवुड्स, विल्डरनेस, सारे सिनोनिम आपको इसके करवाए थे। इनकोहेरेंट क्या होती है? जो इनकंसिस्टेंट हो, जो लॉजिकली सेट ना बैठ रही हो। इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही है। आइडियोलॉजी के लिए दैट आया, इसकी वर्ब है हैज़ फाउंड, क्योंकि आइडियोलॉजी सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। मार्जिनलाइज्ड वो लोग होते हैं जो बिल्कुल मार्जिन पे है, जो हाशिए पे हैं, समाज से, टेक्नोलॉजी से, हर चीज़ से दूर हैं, है ना, कोई भी चीज़ इनको अच्छे से नहीं मिली हुई। कह रहे जी डिलीजेंट सिक्योरिटी एक्शंस हैव सर्टेनली कर्व देयर प्रेजेंस आउटसाइड देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। कह रहे जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क से होने वाले सिक्योरिटी एक्शंस हैं,
जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं अपनी जान पे खेल करके जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं, कह रहा है इन एफर्ट्स ने जरूर ही सडनली ही कर्ब किया है, कंट्रोल किया है माइस्ट की नक्सलवादियों की मौजूदगी को, प्रेजेंस को, इनके घर के बाहर, इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर। तो अपने घर के बाहर ये जो है ना कहीं नहीं मिलेंगे, घर के अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पे घर के बाहर निकलने में इनको डर लगता है। तो कह रहे जरूर ही सिक्योरिटी एक्शंस की वजह से ये जो है लिमिट हो गए हैं अपने घर में। कह रहे कब, इवन एज द रिस्पॉन्सिवनेस एंड पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स इनटू एरियाज वेयर गवर्नमेंट sway was hitherto absent has had a migratory जो है mitigatory effect। कह रहे वहीं दूसरी तरफ इवन एस जो रिस्पॉन्सिवनेस है और जो पेनिट्रेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कितना आप रिस्पॉन्स देते हैं, कितनी आप प्रतिक्रिया देते हैं, पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर कितना घुसते हैं, कितना इन्वेड करते हैं। कह रहे ये जो दोनों चीज़ें हैं ना भारत सरकार की, इंडियन स्टेट की उन एरियाज़ में जहाँ पे सरकार का स्वे यानी कि इन्फ्लुएंस अभी तक एब्सेंट था। हिथर्डो वर्ड आपने 2-3 दिन पहले देखा, इसका मतलब है अभी तक, एज येट। कह रहा है अंटिल नाउ जहाँ पे सरकार का कोई इन्फ्लुएंस था ही नहीं। कह रहा है वहाँ पे सरकार की रिस्पॉन्सिवनेस और पेनिट्रेशन ने एक मिटिगेटरी इफेक्ट जरूर रखा है, एक मलहम लगाने वाला, एक कम करने वाला इंटेंसिटी को असर जरूर छोड़ा है। सेंटेंस लंबे हैं लेकिन पढ़ लिया आपने पीस बाय पीस, तो फिर क्या लंबा और क्या छोटा। मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बात समझ रहे हो। एक्शंस ने जरूर फ़ायदा पहुंचाया है पुलिस वालों के, जिसकी वजह से नक्सलवादी अपने घर तक सीमित हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये तब हो रहा है सरकार की इन दोनों खूबियों की वजह से उन एरियाज़ में जहाँ पे सरकार का अभी तक कोई जो है प्रभाव नहीं था। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने भी एक मिटिगेटरी इफेक्ट को रखा है, माओवादियों के पूरे ऑपरेशन को मिटिगेट करके रख दिया है, थोड़ा सा जो है ठंडा बना करके रख दिया है। अब समझ गए सेंटेंस। एक्शंस की वर्ब है हैव कर्ब्ड, कर्ब करना, कंट्रोल करना, रेन इन करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। रिस्पॉन्सिवनेस और पेनिट्रेशन की वर्ब है हैज़ हैड। हैज़ हैड, हैव हैड 3 दिन पहले आपको करवाया था, क्लास पुरानी वाली चला लो, इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो अच्छे से। स्वे की वर्ब है वॉज, स्वे का मतलब होता है आपका इन्फ्लुएंस। हिथर्टो एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अंटिल नाउ, सो फार या एज येट, हिंदी में बोलते हैं इसको अभी तक। कह रहे येट इट इज़ नॉट जस्ट टेरेन एंड टोपोग्राफी दैट हैव एक्टेड एज द ऑब्स्टिकल्स इन डिफीटिंग द माओइस्ट इन साउथ बस्तर। कह रहे फिर भी ये सिर्फ टेरेन और टोपोग्राफी नहीं है, ये सिर्फ एरिया और ज्योग्राफी नहीं है। टोपोग्राफी मतलब ज्योग्राफी है ना, कितने पहाड़, कितने दरिया, कितनी नदियाँ, कितने जंगल, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। कह रहे ये सिर्फ दोनों ही चीज़ें नहीं हैं जिन्होंने एक्ट किया है एक रास्ते की रुकावट के तौर पे, ऑब्स्टेकल के तौर पे, जो है डिफीट करने की नक्सलवादियों को साउथ बस्तर एरिया में। तो ये 2 चीज़ें नहीं है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इनको, नक्सलियों को हरा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको रीज़न बताए जा रहे हैं नक्सलियों को ना हराने के। अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आपका जवाब मिलेगा। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है हैव एक्टेड। दैट आया टोपोग्राफी और टेरेन के लिए। टोपोग्राफी टेरेन मतलब उस एरिया और उस ज्योग्राफी की बात की जा रही है ना इस फ्रेज से। चलिए ऑब्स्टेकल मतलब रास्ते का रुकावट, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, स्टॉपेज है ना, बॉटलनेक, सभी इसके सिनोनिम है। हिंड्रेंस। कह जी द एलिनेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ ट्राइबल्स caught in the crossfire between security forces and नक्सलवादी या माओइस्ट has allowed the Maoists to tap into discontent। कह रहे जो एलिनेशन है, जो दूर होने का काम है, जो नाराज़ होने का काम है एक सेक्शन का, एक हिस्से का आदिवासियों के, ट्राइबल्स के। और कौन आदिवासी हैं भाई, ये कहीं और के नहीं हैं, ये इसी एरिया के आदिवासी हैं जो फंस गए हैं, कोट हैं क्रॉस फायर में, आपसी गोलीबारी में। और किस किस के बीच, सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा दलों के बीच, और नक्सलवादी यानी माओइस्ट के बीच में। कह रहा है इन लोग जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं इस पूरी गोलीबारी में, इनका जो एलिनेशन है ना, इनको जो दूर करने का काम है खुद से। कह रहे इस काम ने अलाउ किया है नक्सलियों को कि वो टैप इनटू कर सकें, वो एक्सप्लॉइट कर सकें, यूटिलाइज कर सकें इन लोगों की नाराज़गी को, इनके डिसकंटेंट को, एंड टू रिटेन अ प्रेजेंस इन दिस एरिया, और वो रिटेन कर सकें अपनी मौजूदगी को, अपने एग्जिस्टेंस को इस एरिया के अंदर। तो गलती किसी की नहीं है, गलती सरकार की है। ये लोग आज भी नफरत करते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार से, क्योंकि इनको मार्जिनलाइज रखा गया है। और इसी मार्जिनलाइजेशन और गुस्से का फ़ायदा उठा करके माइस लोग जो हैं आज भी इस एरिया में टिके हुए हैं, इन जो है ट्राइबल्स के सहारे। एलिनेशन की वर्ब है, एलिनेशन आप देखते हैं, देख चुके हैं इस वर्ड को, है ना, किसी को नाराज़ करना, किसी को गुस्सा करना। तो एलिनेशन की वर्ब क्या है जी, हैज़ अलाउड। क्रॉस फायर आप देख चुके हैं, आपसी
मुठभेड़, है ना, इधर से गोलियां उधर से गोलियां, हर तरफ से गोलीबारी को बोलते हैं क्रॉस फायर। अच्छा, टैप इंटू करना, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। माइस जो हैं टैप इंटू कर रहे हैं लोगों के डिसकंटेंट में, लोगों के फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में। कह रहा है जी, इन द ईयर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी हार्ड एज स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग वेजेस अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन टू डिफीट द माइस्ट हैव बिन काउंटर प्रोडक्टिव। कह रहा है जी, काउंटर इंसर्जेंसी के कई सालों में, काउंटर मतलब जवाबी, इंसर्जेंसी मतलब बगावत, माओवादियों की इस लड़ाई, इस बगावत के जवाब देने के कई ईयर्स के दौरान हुआ क्या, जो हार्ड एज स्ट्रेटजीज हैं, ऐसी रणनीतियाँ जो बड़ी तीखी हैं, बड़ी हार्श हैं, जिनके एज बड़े हार्श हैं ना, जो लोगों को बड़ी चुभती हैं। और ये कौन सी स्ट्रेटजी हैं? ये हैं एक वेज को क्रिएट करने की, एक खाई को पाटने की, खाई को यानी पार्टीशन को खड़ा करने की। और किस में? ट्राइबल पॉपुलेशन में, आदिवासियों की जनसंख्या में, ताकि डिफीट किया जा सके नक्सलियों को। कह रहा है ऐसी स्ट्रेटजी जो सरकार ने अपनाई थी, है ना, ट्राइबल लोगों को आपस में बिठाने की, कह रहा है ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये हैव बिन रही हैं काउंटर प्रोडक्टिव यानी नुकसानदेह। तो ये स्ट्रेटजी भी काम नहीं की है। नक्सलियों को आप ऐसे नहीं हरा पाओगे ट्राइबल्स को आपस में लड़वा के। स्ट्रेटजीज की वो हैव बिन, वेज मतलब खाई, ब्लॉक, पार्टीशन, क्रेविस, है ना, क्रैक्स, फिशर, सभी इसके सिनोनिम है, 2 ही लिखे हैं मैंने, बाकी आपको बार बार बताता रहता हूँ। चलिए, कह द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू ट्राई टू विन द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ साउथ बस्तर। कह रहे सरकार को जारी रखना चाहिए कि वो कोशिश करती रहे कि जीत जाए वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस को, साथ और भरोसे को ट्राइबल पीपल के, आदिवासी लोगों के साउथ बस्तर के रीजन में। तो ये जो कोशिश सरकार करती आ रही है ना, इसको जारी ही रखे। कह रहा क्यों? कह रहा है एज दिस इज द श्योरेस्ट वे ऑफ डिफीटिंग द माइस मूवमेंट, क्योंकि ये सबसे पक्का तरीका है नक्सलवादियों की इस हरकत को, इस मूवमेंट को डिफीट करने का। अगर लोग इंडिया के साथ हो गए, ये वहाँ के ट्राइबल्स, तो अपने आप ही नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट कंटिन्यू, दिस की वर्ब है श्योरेस्ट मतलब सबसे पक्का वाला, सबसे, है ना, भरोसेमंद वाला। कह रहा है एनी मिलिट्री एक्शन दैट इज हेस्टली पुट टुगेदर फॉर रेट्रीब्यूशन एंड विच कुड टारगेट इनोसेंट ट्राइबल्स विल ओनली एक्सेसरबेट द प्रॉब्लम। कह रहा है कोई भी मिलिट्री एक्शन जो कि हेस्टली पुट टुगेदर हो, पुट टुगेदर करना मतलब तैयार करना किसी चीज़ को, हेस्टली मतलब जल्दबाजी में, केयरलेसनेस के साथ में, हड़बड़ी में। कह रहे कोई भी मिलिट्री एक्शन जो आपने जल्दबाजी में पुट टुगेदर किया रेट्रीब्यूशन के लिए, इस बदले की भावना के लिए कि हमारे आदमी मारे तो हम भी मारेंगे। तो कह रहे ऐसा कोई भी अगर आपने काम किया ना, और कह रहे ये वही एक्शन होगा जो कुड टारगेट कर सकता है भोले भाले इन ट्राइबल्स को। कह रहे ये एक्शन जो है ना, महज एक्सेसरबेट करेगा, महज ख़राब बनाएगा, डिटीरियोरेट करेगा इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को। तो कोई ऐसा एक्शन मत लेना जल्दबाजी में जिसमें आस पास के जो है इनोसेंट लोग मारे जाएं। बदला लेने की भावना से कुछ मत करना, इससे नुकसान ही होने वाला है। एक्शन की वर्ब है, एक्शन की वर्ब है विल एक्सेसरबेट, एक्सेसरबेट करना, एक्सेसपीरेट करना, वर्सन करना, डिटीरियोरेट करना, किसी चीज़ को बद से बदतर बनाना। दैट की वर्ब है इज पुट टुगेदर, विच की वर्ब है कुड टारगेट, विच आया है मिलिट्री एक्शन के लिए। हेस्टली मतलब जल्दी में, रेट्रीब्यूशन मतलब बदला, वेंजेंस या क्या आपकी रिटेलिएशन, टिट फॉर टैट, है ना, बदले की भावना। चलिए, एक्सेसरबेट वर्ड वैसे डिटेल में मैंने करवाया नहीं आज, पर बहुत बार हो चुका है, चीज़ों को बद से बदतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए जल्दी से क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से अपने क्वेश्चंस देख लो। फर्स्ट में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा फैक्टर प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा, है ना, कंट्रीब्यूशन देने वाला है सरकार की असक्षमता में इन नक्सलियों को हराने में, और कहाँ पे? उनके गढ़ में, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में। तो पैसेज के हिसाब से बताना है सरकार किस वजह से मजबूर है, इनको नहीं हरा पा रही। भाई सरकार के यहाँ करप्शन बहुत है, रैम्पेंट करप्शन है, इस वजह से नहीं हरा पा रही, या बहुत सारे इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं सरकार के इस वजह से, या फिर बड़ा गुस्सा है यहाँ के ट्राइबल्स में सरकार को लेकर के इसकी वजह से, और या फिर ये एरिया ही बड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ आना जाना, गाड़ी चलाना, ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं इस वजह से। हो सकता है ए और सी दोनों आंसर हो सकता है ए और डी दोनों आंसर्स हो। अच्छे से आर्टिकल पढ़ा है, ट्राई दो इसको, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच हो जाएगा। सेकंड देख लो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक हिस्सा नहीं है उस रोड मैप का, उस रास्ते का जो सजेस्ट किया गया इस पैसेज में सेंटर के लिए, भारत सरकार के लिए, इसकी बैटल में, इसकी जंग में नक्सलवादियों के खिलाफ। तो सरकार को बहुत सारे सजेशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सजेशन सरकार को नहीं दिया गया है, आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए, तो बताओ भाई कौन सा काम है।
अब बोलूँगा तो फिर हिंदी में बताते ही आप निकाल लोगे आंसर, है ना। खुद से पढ़ो इसको, फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर डिटेल वाला आपके लिए रखा हुआ है। थर्ड में पूछा है डिफेंसिव बेस या एरिया ऑफ डोमिनेंस को क्या बोलते हैं, वन वर्ड में। ऑलरेडी वर्ड आप देख चुके हैं, आपको आना चाहिए। फोर्थ में भी वन वर्ड है, दूर दराज के इलाके के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो 2-3 करवाएं, आपको कोई भी एक लिख दो, है ना। लैंड वाला लिख दो, जिसके लास्ट में लैंड आता है, करवाया ना वन वर्ड आपको। पाँचवें पूछा है जी एलिनेट, इसका एंटोनिम यानी उल्टा क्या होगा। स्ट्रेंज होगा, फॉसिलेट होगा, परसिवरेंस होगा, स्पाउस होगा। तुक्का नहीं मारना है, मैं चाहता हूँ चारों का मीनिंग आपको आता हो और फिर बताओ आप एलिनेट का उल्टा क्या होता है ना। मज़ा तब आएगा। चारों के मीनिंग निकालो, फर्स्ट कमेंट में रखे हुए आंसर। 6वें 7वें में क्या है, क्लोज टेस्ट है। ये दोनों ही जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं वो कैब बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या डालें, 6वें में वोली डालें, डिलीजेंस डालें, ऑन सेट डालें, है ना। 7वें में क्या डालें, कोशिश करो, ईजी है। 8वें 9वें में 2 एरर्स मिलेंगी। एक एरर मिलेगी आपको इस फ्रेज में, ठीक है, इस एरिया में, इस वाले पार्ट में, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वाले पार्ट में। चलो कोशिश करो। एक कॉन्सेप्ट ये होम टू, हाउस टू, आज मैंने आपको करवाया नहीं, मतलब करवाया नहीं का मतलब कई बार करवा चुके हैं, आज मिस हो गया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आप पहले कर चुके हो ना, फिर से आपको अप्लाई करने के लिए दे रहा हूँ। आज नहीं करवाया है, लेकिन पिछले 2 महीने में कम से कम 5 बार हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डाल दिया है, लेकिन क्लास लंबी हो रही है, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ वीडियो फॉर्म में। यहाँ रखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पढ़ लेना, PDF को डाउनलोड करके टेलीग्राम में PDF डाल दी गई है ना। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको इंप्रूव करना है, सेंटेंस को। नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात लेंगे आपसे। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।